हेलो एवरीवन। सो वेलकम अगेन टू द क्लास। और आज हम बेसिकली फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज मैथ्स बहुत सारा देख लिया, लेकिन आज हम फाइनली फिजिक्स को स्टार्ट कर देंगे। और हम देखो, आज का जो चैप्टर होगा ये फिजिक्स की फील लेने के लिए सिर्फ, कि आखिर आप फिजिक्स पढ़ते क्यों हो। कई बच्चों को फिजिक्स बहुत टफ लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पढ़ते क्यों हैं, क्या हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और आज का जो पूरा लेक्चर होगा ये इसी के लिए है, कि आपको देखेंगे कि फिजिक्स में, सोसाइटी में फिजिक्स का हमारे क्या रोल है। और इसको हम बहुत ही इजीली आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसकी ब्रांचेस देखेंगे, तो सब कुछ हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही आपको फिजिक्स की एक टाइप से फील लेने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, कि क्या क्या होता क्या है फिजिक्स। देखो, फिजिक्स कुछ नहीं है। फिजिक्स क्या है, जो आप नेचर में सब कुछ करते हो ना, नेचर में आप देखते हो नेचर में क्या हो रहा है, आप कैसे चल रहे हो, गाड़ियां कैसे चल रही है हमारे सराउंडिंग में, या कुछ भी चीज आप देख रहे हो, बर्ड कैसे फ्लाई कर रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिख पा रहे हो, आप अपनी कॉपियों पे कैसे लिख पा रहे हो, अपनी नोटबुक कैसे, सब कुछ जो भी है, दिस इज फिजिक्स। ठीक है, ठीक है। जो आपने अपनी लाइफ में करते हो, कुछ भी आप चीजें करते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, दिस इज फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स कितनी इजी हो जाती है, कि जो चीजें आप कर रहे हो वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे, बट कैसे पढ़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, हमें दिखता है कि हम चलते हैं, ठीक है, हम रोड पे वॉक कर रहे हैं, तो सबसे छोटी क्लासों में सुना होगा कि देयर इज अ फ्रिक्शन। क्या होती है वहां पे? फ्रिक्शन होती है, जिस वजह से हम वॉक कर पाते हैं। तो बस उसी फ्रिक्शन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने स्टडी करना है। ठीक है, समझ तो हमें आ जाएगा कि फ्रिक्शन है, हम चलते कैसे। बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें उसे ड्राइव करना है, और लिखना लिखना है कि फ्रिक्शन होती क्या है, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यही सारी फिजिक्स है जो हम कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसमें थोड़े से फॉर्मूलाज ऐड कर देंगे, वो तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा तो हमें एफर्ट्स करना ही पड़ेगा, बाकी पर क्या है, जो हम देखते आ रहे हैं उसी को जनरली फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम, क्या ये सब कहाँ, और ये सब चीजें जो हम देखते हैं हमारे नेचर में हो रही है ऑब्वियसली। तो हम फिजिक्स फिजिक्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? देखो, तो हम लिख सकते हैं फिजिक्स, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है ना, साइंस में ही पढ़ते हैं फिजिक्स, या कॉमर्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, deals with deals with nature and, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। नेचर, नेचर के साथ जो डील करती है, एंड जो नेचर में फिनोमिनाज हो रहे हैं उसको क्या लिखेंगे हम? नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो यहाँ से जेई में, नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये जस्ट जो क्लास होगी ये आपको फिजिक्स की फील देने के लिए है, कि ये होती क्या है फिजिक्स। ठीक है, फिनोमिना। ठीक है, ओके। सो दिस इज अवर फिजिक्स, जो नेचर के साथ और उसमें जो नेचर में होने वाले फिनोमेना है उनके साथ जो डील हो रही है उसको हम फिजिक्स बोल देंगे। दिस इज अवर फिजिक्स। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि फिजिक्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। ठीक है, नेचर में बहुत सारी चीजें हो रही है। अब देखो, तो बहुत सारी चीजें हुई है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में तोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चलते हो, आप कोई वर्क कर रहे हो, तो वो क्या, किस टाइप का वर्क है? दिस इज टाइप ऑफ मैकेनिकल वर्क। आपकी गाड़ियां चल रही है, क्या है वहां पे? मैकेनिक्स यूज हो रही है। ठीक है, सो उसको एक अलग से नाम दे दिया, मैकेनिक्स। और वही मैकेनिक्स आप अपनी पूरी +1 में पढ़ोगे। ठीक है, उसी मैकेनिक्स को पढ़ा जाता है। सेकेंड, अब देखो, हम देखते हैं कि आपने मान लो चाय का कप रखा है, ठीक है, वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, तो वहां तो कोई मैकेनिक्स यूज नहीं हुई, वहां तो आपने कुछ मूव नहीं कराया। उस ब्रांच को आप बोलोगे थर्मोडायनामिक्स, जहां हम हीट के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा हो गया कि जैसे चार्ज पार्टिकल, जो हम पूरी +2 में पढ़ेंगे, चार्जेस, मैग्नेटिज्म। तो उस ब्रांच को एक अलग से नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।
ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट होता है, अब देखो, अब आपने सुना होगा, ये चीजें हम देख तो नहीं पाते लेकिन इस पे थ्योरी प्रूव है। अगर देखो कार की स्पीड क्या होती है, कार की स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ रॉकेट की स्पीड भी होती है, मान लो वो 100 मीटर पर सेकेंड होगी, इससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी स्पीड हो जाए स्पीड ऑफ लाइट, पता है कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर इस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चले तो उसको एक अलग ब्रांच में बांटा गया और उस ब्रांच को नाम दिया गया रिलेटिविटी। मैं सब लिखाऊंगी ये एक एक करके, लेकिन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। और लास्ट वन हो गया जब हम बहुत ही छोटी छोटे पार्टिकल के साथ डील करते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वी हैव इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ kg। देखो कितना छोटा मास है इसका, ठीक है। सो इतना छोटा मास है, तो जब इतने छोटे पार्टिकल के साथ हम डील करेंगे, ठीक है, मैकेनिक्स हो गया, जैसे मैकेनिक्स जो हम +1 में पढ़ने वाले, उसमें हम कैसे पार्टिकल लेंगे जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कार हो गया, बड़े पार्टिकल लेंगे जिसको हम देख सकते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है, सो उसको एक अलग ब्रांच में बांट दिया गया, क्वांटम मैकेनिक्स। सो इस तरह से हमने फिजिक्स को डिवाइड कर दिया, अलग अलग ब्रांचेस में फिजिक्स को डिवाइड कर दिया गया। और उन्हीं ब्रांचेस को अब हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा इन ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं कि इन ब्रांचेस के अंदर क्या क्या आता है। मैंने बता दिया लेकिन अब लिख भी लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारी मैकेनिक्स। सो मैंने बताया मैकेनिक्स में जहां हम बिगर ऑब्जेक्ट के साथ डील कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो नेक्ड आई से देखे जा सके, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, इसको क्या लिखेंगे हम? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, कैसे उनका मोशन हो रहा है। आप भी तो एक बिगर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आप कैसे चल रहे हो, तो वो भी मैकेनिक में आ गया, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स, ठीक है। सो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, सो जो इसकी स्टडी होगी उसको हम मैकेनिक्स में इंक्लूड करेंगे। और पूरी +1 जो है हमारी वो मैकेनिक्स के ऊपर ही है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स भी है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज अवर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेकेंड वन इज अवर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कैसी ब्रांच है? जो मैंने बताया, जो हीट के साथ डील करती है। देखो थर्मो का मतलब ही हीट है, थर्मो का मतलब ही हीट होता है, और डायनेमिक्स क्या होता है? मोशन, इसलिए इसका नाम दे दिया थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है इसका मैं विद एग्जांपल बताऊंगी, पर पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ हीट। और हीट किसके साथ डील करती है? सोचो, स्टडी ऑफ हीट, और हीट के साथ क्या आता है? टेम्परेचर, ठीक है। स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर, और क्या होता है? बस, एंड विथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, विथ, ऐसे भी लिख सकते हो, विथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो अब हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में क्या है, ठीक है। अब देखो, मान लो आपने कोई चाय का कप रखा है, ठीक है, चाय तो सब पीते होंगे, चाय का कप रखा है, ठीक है। और देखो आपकी मम्मी आपको चाय का कप देके चले गए, ठीक है, तो या पापा देके चले गए, जिसको जो देता है, ठीक है। और देखो कुछ टाइम बाद ये कप आपने ऐसे के ऐसे ही रखा है, और आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, और ये चाय ठंडी होगी, ठीक है। कुछ देर बाद जो ये चाय क्या होगी? कोल्ड। पहले क्या थी? हॉट, ठीक है, हॉट। हॉट का मतलब है इसका टेम्परेचर क्या था? ज्यादा था। अगर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये कोल्ड होने पे रूम टेम्परेचर पे आ गई। रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना ही लेते हैं हम रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो अब देखो ये क्या हुआ, आपने तो इसमें कोई मोशन नहीं करवाया, आपने चाय को बूब नहीं करवाया, तो ये पड़े पड़े कैसे ठंडी होगी?
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मोशन किसका हुआ, हीट का। देखो यहाँ से जो इसकी हीट थी, जो आपकी गर्म बॉडी थी, वो अपनी हीट जो थी, वो जो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर था, देखो जिसकी हम बात करेंगे वो हो जाएगा सिस्टम। डोंट वरी, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ इनिशिएशन। हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हम समझ रहे कैसी कैसी ब्रांचेस है, आगे हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये कहाँ, ये बाहर जो हमारा है रूम, रूम मान लो, तो रूम को एक सराउंडिंग मान लो, और यहाँ हमारा क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया, हमारा चाय का कप सिस्टम हो गया। सो देखो रूम का टेम्परेचर और हमारे सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। इट मीन्स वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। अब मैं इक्विलिब्रियम भी बताऊंगी इसके बाद क्या होता है, ठीक है। हम सारी चीजें एक एक बेसिक से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या, हर चीज जो नीचे क्या फॉलो करता है, नीचे फॉलो करता है इक्विलिब्रियम, ओके। नीचे क्या फॉलो करता है, नीचे इक्विलिब्रियम को क्या करता है, इक्विलिब्रियम फॉलो करता है, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ सिस्टम का कुछ और टेम्परेचर है, रूम का कुछ और टेम्परेचर है, तो ये जहां से ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां से कम टेम्परेचर की तरफ को ट्रांसफर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा किस चीज का मोशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा किस चीज का मोशन हो रहा है, हीट का। सो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज अवर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आई होप थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो चुकी होगी, नहीं हुई है डोंट वरी, हम +1 में आगे आगे जो चैप्टर आएंगे इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा कि क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो इतना समझ लेते हैं कि स्टडी ऑफ हीट और टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इक्विलिब्रियम। सो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम ही डिफाइन कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, अब देखो इक्विलिब्रियम से हमें क्या समझ आ रहा है कि इक्वल, ठीक है, इक्वल। तो हमारा नेचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम फॉलो करता है, नेचर फॉलो इक्विलिब्रियम। अब मैं समझाती हूँ कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो जो नेचर होगा वो क्या फॉलो करता है, इक्विलिब्रियम, मतलब वो हर स्टेट में इक्वल रहना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहता कि यहाँ थोड़ा है यहाँ थोड़ा कम, नो, इट वांट टू बी इन इक्वल स्टेट। अब जैसे मैंने ऊपर टेम्परेचर हीट का ही एग्जांपल दिया था, तो देखो यहाँ क्या था, यहाँ टेम्परेचर था ग्रेटर, और यहाँ टेम्परेचर था सराउंडिंग में या रूम में लेसर। लेकिन ये क्या अटेन करना चाहता है, इक्वली, इक्वल होना चाहता है, कोई भेदभाव नहीं करता ये किसी के साथ नहीं, ठीक है, इक्वल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इसको अपना थोड़ा सा टेम्परेचर दे देगा, और यहाँ से इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा और थोड़ा इसका कम हो जाएगा। और ये कब तक प्रोसेस चलती रहेगी, जब तक ये जो टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते। जिस टाइम पे ये इक्वल हो जाएंगे, जो हीट का ट्रांसफर होगा वो रुक जाएगा। सो इक्वल होना चाहेंगे तो इसी को ही क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर एक चीज आप और समझ सकते हो कि इसको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है। जब इक्वल में होगा तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, जब कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होगी, सो इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी नो डिस्टरबेंस। अगर वहां पे डिस्टरबेंस हो रही है तो मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो डिस्टरबेंस खत्म हो जाएगी। तो आपको मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ग्राफ बना लो, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ठीक है। हम ग्राफ तो हमने पढ़ा था ना बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये चीज देखो। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपने एक स्टोन रखा है और एक स्टोन आपने यहाँ रखा है। तो आप मेरे को सोच के बताओ, सोचो इसको और बताओ कि कौन सा जो हमारा स्टोन है, ये स्टोन 1 है, ये स्टोन 2 है, कौन सा स्टोन हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखो स्टोन 1 पे क्या है, अगर आप थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करते हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ठीक है, तो इस स्टोन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये गिर जाएगा, ठीक है। और ये स्टोन को अगर आप बहुत सारी भी फोर्स अप्लाई करो तो भी ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, इस पोजीशन पे वापस आना चाहेगा, जब तक कि एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं दे दी जाती। और इसको अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, तो ये अपनी कंडीशन से, अपने जो यहाँ पोजीशन है उससे डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है इसके पास, ठीक है। सो ये कैसी स्टेट होगी हमारी, दिस इज अ स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम। ये कैसी होगी, नॉन इक्विलिब्रियम।
और जो सेकंड नंबर स्टेट होगी दिस इज अवर इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। सो ऐसे भी आप इक्विलिब्रियम को समझ सकते हो, नो डिस्टर्बेंस और ऑलवेज इक्वल, ठीक है। सो इक्वल। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या बोल सकते हैं, इस टाइम ये मिनिमम एनर्जी की स्टेट में है, मिनिमम एनर्जी, या फिर आप देख भी रहे हो जो ग्राफ के मिनिमम में है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और तो फिर आपको इसको क्या लिख सकते हो, और मिनिमम एनर्जी स्टेट, मिनिमम एनर्जी स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, इसी को ही हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने दो ब्रांचेस पढ़ ली, एक पढ़ ली हमने मैकेनिक्स की और एक पढ़ ली हमने थर्मोडायनेमिक्स की, ओके। ये सब हम +1 में करने वाले हैं, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड ब्रांच मैंने क्या बोली थी, थर्ड ब्रांच मैंने बोली थी व्हेन वी डील विद द चार्ज पार्टिकल। अब देखो +2 में हम ये सब पढ़ेंगे, प्लस क्यू चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है, इसके बीच में सुना तो होगा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है, जब हम चार्जेस के साथ डील करते हैं। या फिर आपने पढ़ा भी है छोटी क्लास में व्हेन वी हैव अ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट में भी देखो आपने देखा होगा अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, ठीक है। वो अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं, आप उसको तोड़ दो फिर से वो अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। सो ये सब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, और इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। सो जब इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे आ गया इलेक्ट्रिक और इससे आ गया मैग्नेटिक। सो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्ने सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सो इस ब्रांच को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डील्स विद चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेट्स, चार्ज पार्टिकल्स, और क्या आ गया हमारा, मैग्नेट्स, और जब चार्ज पार्टिकल और मैग्नेट को मिक्स करा देंगे, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन दोनों को जब मिक्स करके हम पढ़ेंगे सो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उस थ्योरी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सो आ रही है ना धीरे धीरे फिजिक्स की फील की, हाँ होती क्या है फिजिक्स, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। सो इनसे बहुत सारे आगे हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, जो हम इतनी इजीली सब चीजें कर पा रहे हैं ना, कैसे ये साइंस की डिस्कवरी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो हम कहाँ से, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, जहां से इन्होंने भी सोचना स्टार्ट किया था वहां से हम भी सोच के देखते, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको लेके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच मैंने क्या बोली, जब व्हेन वी हैव अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जब स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब है कि जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा है। सो उस ब्रांच को बोलेंगे रिलेटिविटी, उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, हमारी रिलेटिविटी, ठीक है। रिलेटिविटी ये आप नहीं पढ़ोगे लेकिन इसको जान लो, व्हेन स्पीड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन योर स्पीड v, ठीक है। when the object move with speed of light, so speed of light आप देख सकते हो, अगर कहीं आप बहुत दूर जहां तक आपको दिख रहा है वहां पे कोई लाइट चलाएगा ना अगर, तो अगर वो लाइट आपके पास तक अगर पहुंच जाती है किसी तरह से, वह मीडियम होता है बीच में, सो लाइट रुक जाती है, लेकिन अगर वो पहुंच रही तो देखो जैसे वो लाइट ऑन करेगा आपके पास, वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि वहां पे लाइट ऑन हुई है। तो देखो वो कितनी स्पीड से आ रही होगी, कितनी स्पीड से आपके के पास तक पहुंची है, ठीक है। तो बोल सकते हैं व्हेन, तो जब ऑब्जेक्ट भी हमारी इसी स्पीड से मूव करने लग जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिविटी। उस टाइम में मैकेनिक्स काम नहीं आएगी, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। और ये एडवांस ब्रांच है, इसको हम हमारे +1 +2 में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद वेरी हाई स्पीड, और वो स्पीड कितनी होनी चाहिए, that speed is equal to 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया 30, 100, 1000, 30,000, 3 लाख, यही होगा ना 3 लाख, यस 3 लाख किलोमीटर, नॉट मीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल टिल नाउ, अभी तक ही पॉसिबल नहीं हुआ है, आगे फ्यूचर में होगा तो पता नहीं, ठीक है, ओके। सो इस चीज को हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी में। और नेक्स्ट आ गया हमारा क्वांटम मैकेनिक्स,
ठीक है, अगर बहुत ही छोटा पार्टिकल्स हो सो उसको हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। सो उन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, डील विथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सो इसको बोला जाता है ब्रांच ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जिसका कि मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो आप देख सकते हो कि कितना छोटा मास है। सो ऐसे मासेस को हम क्या बोलेंगे, वो किसकी ब्रांच में पढ़ेंगे, हम क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच में पढ़ेंगे। सो ये सब हमने ब्रांचेस पढ़ ली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब देखते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो शुरू में देखो कैसे हुआ, हमारे जो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजें देखनी शुरू की और उन्होंने देखते देखते क्या सोचा कि ये चीजें हो कैसे रही है, हम इनके साथ कैसे डील कर रहे हैं। जैसे आप ये पेन हो गया, इस पेन को आप फेंक दो, ओ सॉरी ये कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया, लेट मी जस्ट रिज्यूम इट, वेट, ये एक्सपेरिमेंट करते करते बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया, वेट, ओके ज्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया था, लेके आ गई मैं। तो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे हम कोई, अब नहीं फेंकूंगी, जैसे हम कोई चीज फेंक रहे हैं तो हम ऊपर को फेंकते तो हमेशा नीचे ही क्यों आती है। देखो ये तो आपने बहुत ही फेमस स्टोरी है न्यूटन की पढ़ी होगी कि ऊपर से सेब गिरा था और उन्होंने सोचा, अब ये पता नहीं कि ये सच्ची है या नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया। आप भी तो सोच सकते हो कि ये नीचे ही क्यों आया, वाई नॉट टू द अपवर्ड, ठीक है ऊपर क्यों नहीं गया। सो ये सब चीजें देखो ऐसे ऐसे करके शुरुआत हुई, ऐसे ऐसे करके हमने सोचना शुरू किया कि क्या हो रहा है, और देखो इसके बेसिस पे कितनी सारी हमने रॉकेट तक पहुंच गए, हमने कहाँ तक पहुंच गए, हमारे मून मार्स इतना सब कुछ हमने कर लिया विद द हेल्प ऑफ साइंस। ठीक है, लेकिन सोच कहाँ से, सोच तो हमेशा छोटे से ही स्टार्ट हुई ना, कि हमने देखा कि ये हमेशा एप्पल जो है ये नीचे ही क्यों आ रहा है, या कोई भी चीज आप स्टोन फेंको, आपने स्टोन फेंक दिया वो हमेशा नीचे ही क्यों आएगा। हाँ वो अलग बात है कि आप आपकी स्पीड अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा हो फेंकने की तो वो चला जाता है आउट ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, तो वो वापस नहीं आता। लेकिन जनरली जो केस होते क्या होते हैं, आप कोई चीज फेंकते हो तो हमेशा नीचे ही फॉल डाउन करती है। ठीक है, सो ये सब चीजें, ये सब न्यूटन ने सोचा। ठीक है, सो ये सब चीजें हमने सोचने लगे। ठीक है, सो ये सब क्यों आता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये भी हम +1 में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा हमने, तो उसी की वजह से ये सारे फिनोमिना होते हैं। अब देखो हमारे एक साइंटिस्ट थे वो कर रहे थे, हमने अभी तक पढ़ा था +2 में ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले अभी तक जो वहां तक जब वो पहुंचे थे डिस्कवरी करते करते, तो वहां तक डिस्कवरीज हुई थी कि हमारी जो मूविंग चार्जेस होते हैं, अगर हमारे जो चार्ज है वो मूव कर रहे हैं, क्यों चार्ज मूव कर रहा है, तो हम इससे मैग्नेटिज्म बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। देखो ये डिस्कवरी कर दी, मैग्नेट, चार्जेस से मैग्नेट बना दिए। ठीक है, मूविंग चार्जेस से। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा कि मैग्नेटिज्म से भी तो चार्ज बन सकते हैं, मैग्नेटिज्म से भी तो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाया तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसे ऐसे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हमारे फेरेडे, साइंटिस्ट का नाम था फेरेडे। ठीक है, तो क्या किया, एक बार उन्होंने देखा, एक बार मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, ये एक स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उनके पास कोई क्लू नहीं आ रहा था कि कैसे बनता है, तो उन्होंने उस मैग्नेट को ऐसे फेंक दिया। ठीक है, जहां भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने मैग्नेट को थ्रो कर दिया और देखा कि वहां जो गैल्वेनोमीटर था उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ठीक है, सो वो क्या हो गया, वहां से आप देखो मैग्नेट को थ्रो करने से इलेक्ट्रिक करंट आया। बेशक उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, सारे फेल होते जा रहे थे, लेकिन देखो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। सो ऐसे ऐसे करके कुछ डिस्कवरीज हुई। अब हम बोल सकते हैं कि हम मूविंग मैग्नेट, तो उन्होंने क्या की, पहले वो स्टिल के साथ कर रहे थे मैग्नेट को रख के, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कभी ऐसे रखते थे कभी कैसे रखते थे, और उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके फेंक दिया तो देखा वहां करंट आया।
सो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ भी क्या होगा, मूविंग मैग्नेट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीजें +2 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी जस्ट मैं फील दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे हमारी डिस्कवरी होती गई, तो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं हमारी जो लाइफ है इसको इजी बनाने के लिए, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। सो इस थ्योरी को जो नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस थ्योरी को नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो ऐसी ऐसी थ्योरीज हमारे साइंटिस्ट ने की और हमारी लाइफ को इजी बनाते गए। बहुत सारी एनर्जी कंजप्शन के थ्रू, देखो हमने बहुत सारी कुछ एक्सचेंज फोर्सेस थी न्यूक्लियस के अंदर, देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसी के बीच में नहीं फोर्सेस लगती, सॉरी प्रोटॉन यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, और भी कई सारी फोर्सेस होती है, ठीक है। सो ये सब चीजें देखते गए और डिस्कवरीज करते गए आगे से आगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। सो यही हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स, देखो हमने और क्या डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिविटी डिफाइन की, ठीक है। हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, आप इसमें मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा अगर हम इसको लिखते रहे ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हमने एक्सरे डिफाइन किया, ठीक है, एक्सरे बनाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, हमने टेलीस्कोप बनाए, बहुत सारी चीजें हमने बनाई, मशीन्स बनाई इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। सो ये सब बड़े इतनी सारी जनरेटर बनाए हमने, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब इसमें लिखते जाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जस्ट फील लेने के लिए था कि कैसे कैसे हम करते गए, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ओके, so next we are going to study about the physics in relation to other science। देखो फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है, लेकिन सारी जो साइंस है, मैथमेटिकल साइंस होगी, बायो साइंस होगी, केमिकल साइंस होगी, अर्थ साइंस होगी, सबके साथ इसका रिलेशन है। फिजिक्स के बिना ये साइंसेस भी पॉसिबल नहीं होती। आप बोल सकते हो कि बाकी साइंसेस के बिना भी फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब भी कोई डिस्कवरीज होती है तो क्या होता है, सारी साइंसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। सो यहाँ हम पढ़ेंगे रिलेशन विद अदर साइंस, फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर साइंस, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं विद मैथमेटिकल साइंस, सबसे पहले हम देखेंगे विद मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है इसका। अब देखो आप फिजिक्स में कोई भी आपने थोड़ा अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कोई भी फिजिक्स का जो हमने लॉ प्रूव किया है वो विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने मैथमेटिक्स ही पढ़ा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो मैथमेटिकल टूल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव द फिजिकल रिलेशन या रिलेशंस ऑफ द फिजिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं हम मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स आर very important for defining the rules of physics, ठीक है। अगर फिजिक्स को हमने पढ़ना है तो हमें मैथमेटिक्स का यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। रूल्स ऑफ फिजिक्स, इसके मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है फिजिक्स को पढ़ना, ठीक है। मैथमेटिक्स का तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आ गया, नेक्स्ट कौन सी ब्रांच होती है, केमिकल साइंस। अब नेक्स्ट वन हमारी ब्रांच कौन सी होगी, केमिकल साइंस, ठीक है। अब देखो केमिकल साइंस में क्या होता है, अब देखो केमिकल साइंस के साथ ही कैसे रिलेटेड है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एटम, ठीक है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एटम के बारे में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हो, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हो, और इन सब की जरूरत हमें फिजिक्स में भी पड़ती है, ठीक है। उस वजह से हमने क्या निकाला, एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी प्रूव किया। सो ये सब प्रूव करने के लिए हमें केमिस्ट्री की जरूरत पड़ी, या आप बोल सकते हो कि केमिस्ट्री में फिजिक्स की जरूरत पड़ी या फिजिक्स में केमिस्ट्री की जरूरत पड़ी, वन एंड द सेम थिंग।
सो देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आपस में रिलेशन है, केमिस्ट्री से भी ये रिलेटिव है, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना। अब हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें हमें आता है कि इसका मास कितना है, इसका एटम के जो कार्बन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन कितने होते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से पता चली? विद द इम्प्रूवमेंट इन अवर केमिकल साइंस। ठीक है, सो केमिकल साइंस के साथ भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो बायो की फील्ड में, बायोसाइंस, नेक्स्ट इज बायोसाइंस। अब बायोसाइंस में तो आप खुद भी देख सकते हो उसका कितना ज्यादा रिलेशन है। अब आप देख सकते हो हमारी मेडिकल साइंस कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन विदाउट फिजिक्स इट इज नॉट पॉसिबल। फिजिक्स ने इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई, एक्सरे मशीन्स बनाई, माइक्रोस्कोप बनाए, ठीक है, जिससे हम बायो में सारी स्टडी करते हैं। तो वो किसकी देन है? दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। इतनी जो मशीनें जिससे हम देख रहे हैं, ठीक है, अब तो कैंसर की भी पॉसिबल हो चुकी है कैंसर थेरेपी। तो उसमें हम क्या किससे डील करते हैं? नैनो पार्टिकल से, ठीक है, उसमें हम नैनो मटेरियल से डील करते हैं। तो वो कहाँ से है? वो सारा फिजिक्स से आया है, वो सारी एडवांसमेंट फिजिक्स से आई है। हम एक्सरेज लेते हैं तो वो कहाँ से आया है? उसकी मशीन्स किसने प्रिपेयर की? विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। सो बायो साइंस में मतलब मेडिकल साइंस फिजिक्स के बिना अधूरी है। सो फिजिक्स देखो, फिजिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बायो साइंस सारी की सारी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, सीटी स्कैन मशीन होती है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो बायो साइंस में इसका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायो साइंस। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सरे मशीन्स आप देख सकते हो। ठीक है, एक्सरे बोन्स के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए एक्सरे होता है। ठीक है, एक्सरे मशीन्स। और हमारा क्या हो गया? कैंसर थेरेपी। ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब ये खत्म नहीं होगी अगर लिखते रहे। तो ये जस्ट एक फील देने के लिए है। कैंसर थेरेपी हो गया, और हमारी बायोमेडिकल एप्लीकेशन में और क्या बोल सकते हो आप? अम, और बोल सकते हो आप कैंसर थेरेपी हो गया, एक्सरे, सीटी स्कैन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बायो साइंस के साथ इसका रिलेशन है। नेक्स्ट आ गया हमारा एस्ट्रो साइंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के साथ भी देखो कितना रिलेशन है। अगर हमने स्टार की स्टडी करनी है, किसी भी स्टार की, तो कैसे पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। सो वो किसकी देन है? फिजिक्स की। फिजिक्स ने ही वो सब चीजें फाइंड आउट की, उसके बारे में डिस्कवरी की आगे आगे। ठीक है, सो अब पॉसिबल है कि हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, सो बड़े बड़े टेलीस्कोप डिजाइन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कोप डिजाइन। ठीक है, ये सब एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो देखो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो सकता है जो जियो साइंस होती है हमारी, अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के साथ भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे हम लैब्स में, अब देखो हम सॉइल की अगर टेस्टिंग करने हो तो लैब में ये भी किसके थ्रू होती है? लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पे क्या होती है? बड़ी बड़ी मशीन होती है। तो वो सारा फिजिक्स की देन है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि फिजिक्स हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट फिजिक्स हम यहाँ जो एडवांसमेंट की है वो नहीं हो पाती। ठीक है, अब देखो एक और देख लो, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में फिजिक्स का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। देखो हम छोटी छोटी, अब हम कहाँ तक पहुंच गए? कहाँ तक पहुंच गए हम? टेराबाइट तक पहुंच चुके हैं। टेराबाइट से भी आगे हम सोच सकते हैं, टेराबाइट तक हमारी जो स्टोरेज होती है लार्ज कंप्यूटर की। ठीक है, कितने 100 टेराबाइट्स तक होती है। तो किसकी हेल्प से हुआ? जब हम बहुत ही क्वांटम वर्ल्ड में गए, जब हम क्वांटम वर्ल्ड में अपनी डिस्कवरीज की। तो क्वांटम वर्ल्ड में हम जो साइज है उसको छोटा करते गए, जिसकी वजह से जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बढ़ती गई। ठीक है, सो देखो कंप्यूटर साइंस के साथ भी फिजिक्स का कितना बड़ा रिलेशन है। कम तो मतलब फिजिक्स हर एक तरह से हर एक साइंस से इंटर रिलेटेड है। इसके फिजिक्स के बिना हम किसी भी साइंस में काम, या आप बोल सकते हो कि इन साइंसेस की वजह से फिजिक्स में डिस्कवरी नहीं हो सकती थी, या फिजिक्स की वजह से इन साइंसेस पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। तो फिजिक्स हैज अ ग्रेटर रोल इन अवर लाइफ और इन अवर सोसाइटी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने फिजिक्स के बारे में देखी कि फिजिक्स का क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ठीक है, सो ये सब हमने देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। अब देखो ये सब चीजें
देखो हमने फिजिक्स का पूरा डिफाइन एक फील ले ली हमने कि फिजिक्स होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कर देते हैं इसको एडवांस और पढ़ते हैं अपनी फोर्सेस। क्योंकि क्या होता है, देखो हर चीज को, कुछ भी चीज जब हो रही है तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स तो होगी। कोई, अब देखो ये बॉल है, ये बॉल कहाँ पे है, रेस्ट पे है। इस बॉल को अगर चलाना है, मोशन में लाना है, तो आपको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये वेलोसिटी वी से मूव करेगी। ठीक है, सो हर तरह से हर चीज में, अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये कैसे रिवॉल्व करते हैं, यहाँ भी फोर्सेस प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सो यहाँ भी फोर्सेस होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स होती है, उसकी वजह से ये फिनोमिना पॉसिबल है। तो हमारा जो नेचर है उसको 4 फंडामेंटल फोर्सेस में बांटा गया है। अब फिफ्थ भी डिस्कवर हो चुकी है ऐसे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कितनी पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। ठीक है, 4 फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, अगर किसी को ये फोर्सेस समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि नेचर में कैसी फोर्सेस होती है और कौन कौन सी वो फंडामेंटल फोर्सेस होती है। सो आज हम सिर्फ 2 फोर्सेस अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम और 2 फोर्सेस और कुछ और बेसिक लॉ फिजिक्स के कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखो जो फंडामेंटल फोर्सेस होती है, सबसे पहली फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फोर्सेस को पढ़ा भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने। कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, ग्रेविटी तो पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, ग्रेविटी, ग्रेविटी पढ़ा है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, सारी चीजें जो होती है हमारी, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो सारी चीजें कहाँ की तरफ को आती है, आप कुछ भी चीज फेंक लो, सारी चीजें अर्थ के ऊपर को ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, अब देखो अर्थ के ऊपर को आ रही है, इट मीन इसको कोई फोर्स खींच रही है। ठीक है, कोई फोर्स लग रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो उसी फोर्स को, जो फोर्स लगती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अब देखो कि अब ऐसा तो नहीं होता ना कि यहाँ पे कोई चीज है तो वो उसको आगे भेज देगी और यहाँ पे जो चीज है वो उसको नीचे ला देगी। नहीं, कोई भी चीज कहीं भी है वो हमेशा उसको अर्थ के सरफेस की तरफ ही लाने की कोशिश करेगी। तो कैसी फोर्स है ये, हमेशा अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, हमेशा अट्रैक्ट करेगी। और देखो क्या होता है, आपका जितना बड़ा मास होगा, जितना बड़ा वेट होगा ना इसका, जितना ज्यादा मास होगा, जितना हैवी, उतनी ज्यादा इस पे फोर्स लगेगी। ऑलराइट, अब देखो क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने अर्थ पे इतना इजीली नहीं आ पाते। क्यों, क्योंकि दीज ऑफ लाइटर वेट। ठीक है, उनका जो वेट है वो बहुत छोटा है, इसलिए ग्रेविटी उनपे इतनी एक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, सो हमने क्या देखा, ये मास पे डिपेंड कर दिया, एक मास किसका, ऑब्जेक्ट का, और एक मास किसका हो जाता है, अर्थ का हो जाता है। ठीक है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 2 मासेस होते हैं ना, 2 मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक कोई, आप यहाँ खड़े हो, एक आपका फ्रेंड खड़ा है, सो उसके बीच में भी हमेशा ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी। वो इतनी कम होती है कि हमें मेजरेबल नहीं होती। क्यों कम होती है वो, देखो यहाँ मास ऑफ अर्थ देखो कितना ज्यादा है, मास ऑफ अर्थ, और यहाँ आप अर्थ के कंपैरिजन में अपना वेट ले लो, कितना कम है। तो ये फोर्सेस बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन दो, हमेशा जहां भी 2 मैसिव ऑब्जेक्ट होंगे, उसके बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगी, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर ये दूर दूर रखे गए हैं तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी, अगर ये पास पास रखे गए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी। ये हमने थ्रू सम एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, सो देखो ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। और जब एक्सपेरिमेंट किए तो ये क्या प्रूव हुआ कि ये आर पे ना डिपेंड करके आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अगर हम आर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, सो ऐसे ऐसे करके हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट किया। सो हमने अभी तक क्या देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 2 मासेस के ऊपर। कैसे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 और m2।
और दूसरी चीज उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और जब नीचे दिया हो कुछ तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसके बीच में भी मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। अगर फोर्स है ऐसे करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोला जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जिसको पता नहीं है वो साइड में थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका मास इंक्रीज होगा तो आपकी फोर्स भी इंक्रीज होगी, ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और मान लो आपको दे दिया जाए F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होंगी। सो इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। सो जब इनको कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया F इज प्रोपोर्शनल टू m1m2/r²। और इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि इसकी यूनिट्स चेंज ना हो और हर जगह देखो ये जो फॉर्मूला था ये हर जगह डेफिनेट वैल्यू नहीं दे रहा था, इसमें कुछ एरर आ रहा था। तो उस एरर को, और जो इसकी यूनिट थी वो भी चेंज हो रही थी, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक यहाँ कांस्टेंट लगा दिया। सो इसको जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट लगा जी, और जिसको जी को क्या बोला जाता है, जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ये हमारी फोर्स आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसको नहीं समझ में आया वो हम दोबारा से इसको आगे जो 6th चैप्टर आएगा फिजिक्स का उसमें अच्छे से देखेंगे। क्या बोला देखो, एक बार दोबारा से समझाती हूँ कि जो फोर्स थी वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल थी। फोर्स हमारी प्रोपोर्शनल आई मासेस के, कि जितने ज्यादा मासेस उतनी ज्यादा फोर्स। और कैसे करके जब हमने किया तो कैसे करके वो प्रोपोर्शनल आई इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, कि मासेस का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन आई, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। मतलब ये मास अगर m1 है, ये मास m2 है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस r है। सो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जिसको कि हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, m1 और m2 के मास के, m1 और m2 के प्रोडक्ट के, और r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फिर ये जो थी इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा था फोर्स को, कि जब हमने इसको लेके देखा, एक तरफ हमने फोर्स मेजर की एनी हाउ, और एक जगह हमने इन सबको मेजर किया, तो हमारे जो रिजल्ट थे वो ट्रू नहीं आ रहे थे। सो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा दिया। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से हमेशा हमारी फोर्स सेटिस्फाई हो रही थी। क्या हमेशा सेम रिजल्ट मिल रहे थे, एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहे थे, और इसकी यूनिट भी नहीं बदल रही थी। ठीक है, सो इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कर दिया। और जहां पे जो जी का फॉर्मूला था वो क्या था, जी का जो जी एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पहले से प्री डिफाइन थी, और उसकी वैल्यू थी 6.66 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। सो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमेशा हर जगह सेम होगी, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और अब इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि अगर फोर्स दी है, मासेस दी है, ठीक है, फोर्स दी है और उसके बीच का डिस्टेंस दिया है, एक मास दिया है, फाइंड द अदर मास। ठीक है, सो इस टाइप के आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें बन सकते हैं। ठीक है, वो सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्पोर्ट्स की, तो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज यही और नीट के हिसाब से हमारा नहीं है इतना यूजफुल जितना हमारा ये +1 +2 के हिसाब से जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 1, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा हमने देखा कभी रिपेल नहीं करेगी मास को, हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट ही करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इट इज अ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शन थी। ठीक है, तो 1/r² पे डिपेंड कर रही है, ना कि r पे। तो इनवर्स और स्क्वायर, ठीक है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम इसकी, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। अब देखो आप कितना भी दूर अर्थ से इसको फेंक दो, हमेशा उस पर ग्रेविटी जो करेगी एक्ट करेगी, पर वो डिपेंड करता है कि बहुत छोटे अमाउंट से करेगी, अगर बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन जरूर करेगी, एक्ट जरूर करेगी। तो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। और हम बोल सकते हैं कि अप टू इंफिनिटी,
अगर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी फार। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर चला गया, वेरी फार। कोई आप यहाँ खड़े हो, आपसे कोई 2000 किलोमीटर दूर है, तो वो बहुत दूर है, तो वो आपके लिए इन्फिनिटी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर। सो अप टू इन्फिनिटी, वेरी फार, सो इसी को इन्फिनिटी बोला जाता है, ठीक है। सो अगर मान लो आपको ये एक 2000 kg का इंसान है, ठीक है, सॉरी 2000 kg का कोई बॉक्स है, और यहाँ पे कोई चींटी है, तो उस चींटी के मुकाबले इसका वेट कितना है, बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो इसको इन्फिनिटी बोल देंगे। सो यही इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है वो, जिस ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सो उसको बोलेंगे इन्फिनिटी। तो अब लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। थर्ड फोर्थ पॉइंट, exchange particle is graviton, exchange particle is graviton। ये जो चीज है ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, बट जस्ट इसको प्रॉपर्टी के लिए लिख लो कि एक्सचेंज, देखो अगर आपने फोटोन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, जब एक चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आता है, तो क्या होता है, वहां फोटोन निकलता है। या फिर जब आप किसी चीज को फोटोन देते हो, ठीक है, तो वहां क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल इस स्टेट से दूसरी स्टेट पे चला जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो उस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जब हम देखते हैं तो वहां क्या है, एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन है। सो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ग्रेविटोन है, पार्टिकल का नाम है ग्रेविटोन। एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ फोर्सेस ग्रेविटोन, ठीक है। और इसको, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, सबसे जो वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बाद जो भी हम तीन फोर्सेस अभी और बची है वो पढ़ेंगे, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ऑलराइट। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, कि जो अर्थ होगी वो हमेशा इसके सेंटर में ही खींचने की ट्राई करेगी। अगर ये अर्थ है तो हमेशा ग्रेविटी सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगी। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, सो ऐसे करके ग्रेविटी, ठीक है, गिरेगा तो वो ऐसे मतलब सेंटर की तरफ को एक्ट करेगी, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल फोर्स। सो ये सब चीजें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ये सब चीजें क्लियर होगी। सेंट्रल फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटोन है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनवर्स के लॉ है, और एट्रैक्टिव इन नेचर है। ये सब चीजें हमने बहुत ही डिफाइन में, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने इसको स्टडी किया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्स है, दिस वन इज अवर वीक फोर्स, दिस इज वीक फोर्स। अब देखो इसका नाम वीक फोर्स है, लेकिन मैं बताऊंगी इसका नाम वीक फोर्स क्यों है, लेकिन तब भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नाम इसका वीक फोर्स है, लेकिन तब भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग ही होगी। इसलिए हमने लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अ नेचर, ठीक है। लेकिन इसका नाम वीक फोर्स है, ठीक है, इसको हमने वीक फोर्स से डिफाइन किया, जो नेक्स्ट फोर्स हम पढ़ेंगे, लेकिन तब भी ये कैसी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग ही होगी। सो वीकेस्ट फोर्स कैसी फोर्स होती है, फोर्स बिटवीन वेरी स्मॉल मास पार्टिकल, वेरी स्मॉल मास पार्टिकल, इनके बीच में जो फोर्स होगी उसको बोलेंगे वीक फोर्स। तो वेरी स्मॉल मास पार्टिकल कौन से पढ़े थे अभी हमने, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसका मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। सो ऐसे जो पार्टिकल होंगे उसमें जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे वीक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन के जैसे और पार्टिकल होते हैं, लेप्टॉन, मियॉन, इनका जो मास होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसी रेंज का मास होता है अप्रोक्सीमेटली। सो ऐसे पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस लगेगी उसको बोलेंगे वीक फोर्स, ठीक है। सो इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस, जैसे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स होती है, ठीक है, चार्ज फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, तो वो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पर अगर इलेक्ट्रॉन और लेप्टॉन के बीच में फोर्सेस हो, लेप्टॉन में होता है कैसे पार्टिकल है
जो जिनका मास भी इलेक्ट्रॉन की तरह ही बहुत छोटा है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेप्टॉन भी, ठीक है। सो जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस होगी, म्यूऑन और लेप्टॉन के बीच में फोर्सेस होगी, ठीक है, सो उसको हम बोल सकते हैं वीक फोर्स, बोल सकते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हम वीक फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्सेस बिटवीन वेरी स्मॉल मास पार्टिकल, ये लिख दिया हमने, दिस इज अवर वीक फोर्स, ठीक है। लेकिन तब भी ये ग्रेविटेशनल से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। दिस इज ऑलवेज, तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स। अब देखो मास इतना कम है, सो इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा छोटी होगी। अगर हम इसको ज्यादा दूर तक लगाएंगे, अगर देखो एक यहाँ रखा है, एक यहाँ 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सो उसके बीच में ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगी। सो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स। और इसकी रेंज कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। सो आप देख सकते हो कि 1 मीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर भी 10⁻⁻, इतना सा होता है ना 1 सेंटीमीटर, सो दैट इज 10⁻⁻2 मीटर। सो आप खुद अज्यूम कर सकते हो कि 10⁻⁻15 कितना छोटा होगा, ठीक है। और ये फोर्स, अब मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल से तो तब भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल से तो तब भी स्ट्रॉन्ग ही है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी करेंगे, इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या होगा। अब मैंने एक्सचेंज पार्टिकल भी समझा दिया है। एक्सचेंज पार्टिकल अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप इसको रट लो। एक्सचेंज पार्टिकल इज, कुछ चीजों तो रटनी भी पड़ेगी ना, तो यही वो चीजें होती है। बाकी जहां तक समझ आ रहा है वो मैं एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, ठीक है। एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रिनो इसका एक्सचेंज पार्टिकल होता है। तो देखो एक इसका एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे हमारे पास होता है, देखो हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में, सो देखो हम यहाँ क्या ला रहे हैं, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो रहा ना। अगर इस लॉ को हमने वैलिड कराना है तो एक न्यूट्रॉन देना पड़ेगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है। सो एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे और क्या निकल जाएगा, एक न्यूट्रिनो निकल जाएगा। सो देखो एक्सचेंज पार्टिकल क्या हुआ, न्यूट्रिनो। और देखो यहाँ क्या दिया हमने, इलेक्ट्रॉन। सो जो ऐसे छोटे पार्टिकल के साथ हम जब डील करते हैं, सो उसके बीच में जो फोर्स लगती है वो क्या लगती है, हमारी वीक फोर्सेस, ठीक है। सो ये सब बातें हमने वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ी। सो आज हमने दो फोर्सेस कवर की, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर वन इज वीक फोर्स, ठीक है। आई होप आपको सबका सब समझ आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि फिजिक्स होती क्या है, इसकी हमने स्कोप देखी, फिजिक्स की स्कोप देखी, इसका बाकी फिजिक्स के साथ इसका रिलेशन देखा, ये सब चीजें हमने देखी। फिर हमने कुछ फोर्सेस पढ़ी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी, एक वीक फोर्स पढ़ी, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 4 फोर्सेस पढ़ी थी, 2 हमने आज कवर की और 2 हम कल कवर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको बोला जाता है। साथ में हम कुछ कंजर्वेशन लॉज भी देखेंगे जो हम आगे बार बार यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो उनको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा कल, ठीक है। सो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू।